दोस्तों नमस्कार आप सभी को। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नेहा महाजन। वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक कोर्स की वजह से यहाँ आए हैं। तो मैम एक्चुअली आयुर्वेद डॉक्टर है। तो मैम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो नमस्ते। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारे जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 2 प्रिंसिपल्स होते हैं। हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना और जो ट्रीटमेंट होती है उसको क्योर रूट पे मतलब रूट कॉज ट्रीटमेंट करना। ओके आप सब जानते हैं कि एलोपैथी में डिजीज़ को सप्रेस किया जाता है, बट आयुर्वेद में जो भी मॉडरेट मैटर होता है, टॉक्सिन होते हैं जो बॉडी के अंदर, उसको एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। मतलब कि जो भी हमारे डिजीज़ होते हैं, दोषाज होते हैं, उनको सप्रेस नहीं किया जाता, उनको बाहर एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। अब आपने मुझसे क्वेश्चन पुट किया कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए। ओके सबसे पहले तो आप सब जानते ही हैं, हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो भी हमेशा कहते आए हैं कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। बट अभी इस ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल की वजह से ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठो। बट आप क्या कर सकते हो कि जैसे कम से कम 5 या 6 बजे के बीच में आपको उठ जाना चाहिए मॉर्निंग पे। और अगर आप रात का खाना 7 बजे तक जब मैक्सिमम 8 बजे तक आप खा लेते हो तो आपको कोई भी डिजीज़ की प्रॉब्लम जो कि उत्पत्ति है वो नहीं हो सकती है। और सबसे पहली बात जो हम खाना खाने के बाद इमीडिएटली पानी इंटेक करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि हम जो पानी लेते हैं खाना खाने के बाद जो पानी जब तब लेना चाहिए जब ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो जाए, मतलब 1 घंटा हो जाए। 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी प्रैक्टिकल तरीके से। जैसे हम गैस जलाते हैं, उसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं तो गैस बुझ जाएगी। उसी तरह हमारी जो सारी इम्यूनिटी होती है वो हमारे पेट में होती है, हमारे अम्बलाइकल रीजन में होती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। उसमें क्या होता है कि जब वो अंदर जल रही होती है, अगर हम ऊपर से पानी पी लेंगे तो वो बुझ जाएगी। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो हमारा खराब हो जाएगा। इसी वजह से हमें जो होता है आमा, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज आमा किसे कहते हैं। आमा फूड क्या होता है? जो कि इनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारे स्टमक में रह जाता है। ये आमा जरूरी नहीं है कि आपने 2 दिन का पुराना खाना हो सकता है, ये आपका पुराना सालों से सालों का पुराना भी क्रोनिक खाना भी हो सकता है। ओके ऐसा नहीं। हम कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मैम हमने तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली है बट फिर भी हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने थोड़े दिन पहले ही अच्छा डाइट लेना शुरू किया है। जब तक आप उस इनडाइजेस्टेड फूड को बाहर एक्सपेल आउट नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। मैम इसमें एक सवाल है, जो आपने बोला कि वो 1.5 साल 2 साल या उससे काफ़ी पुराना भी हो सके, तो उसको कैसे क्लीन किया जाए? उसको क्लीन ऐसे किया जाए, सबसे पहले तो आप टाइम से खाइए, टाइम से सोइए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, आपने जो भी आपकी दिनचर्या है उसको रूटीन में लाइए। अगर आप इसको ऐसे करना चाहिए, अगर आपके बॉडी में अंदर टॉक्सिन है, सबसे पहले तो आपको स्पाइसी ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद 3 तरह के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। ओके मैं अब समझाना चाहूँगी कुछ छोटे से उस पर एग्जाम्पल से। जैसे जो कफ होता है उसका स्थान हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन से ऊपर का होता है। एंड जो ये हमारा एपिगैस्ट्रिक मतलब चेस्ट का हिस्सा और नेवल का हिस्सा होता है, ये हमारे पित्त का स्थान होता है। इसको हम इंग्लिश में प्लाज्मा भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लड। ओके इसमें क्या होता है, पित्त दोष प्रधान होता है। और देन जो लो द अम्बलाइकल्स होता है उसमें वात दोष प्रधान होता है, नेवल के नीचे से। जी आप जब ये तीनों कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं, मीन्स की पोल्यूटेड हो जाते हैं, प्रकुपित हो जाते हैं, तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। तो हमें इन दोषा को बैलेंस करना है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके तीनों दोषा बैलेंस हो, हमारी बॉडी इज मेड ऑफ 7 टिश्यूज। इसी 7 टिश्यूज को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारी बॉडी बनती है 7 धातुओं से। उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र से जो लास्ट चीज हमें मिलती है वो होती है ओजस, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। उस इम्यूनिटी को हम तभी स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपके पास भी आपने नेवर से सुना होगा, मेरे पास भी काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हम तो खाते हैं लेकिन हमारे बच्चे को लग नहीं रहा। हाँ। बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। उसमें रीज़न क्या होता है, क्योंकि रस जो हमारा जो आफ्टर डाइजेशन मतलब आफ्टर इनटेक
आप कुछ भी लेते हो वो हमारा रस होता है। जब रस अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो आगे रक्त को नहीं करेगा, आगे Okay. सपोर्ट नहीं करेगा, आगे उसको नरिश नहीं करेगा। जब रक्त सपोर्ट नहीं करेगा तो आगे मांस नहीं बनेगा। तो हमें रस को सही करना है, हाँ। मतलब कनेक्शन रस से होता है, हाँ। बट वो आगे आगे जो धातु होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको वो नरिश नहीं करते, जिस Okay. वजह से पेशेंट को वहीं पे इंडाइजेशन रहती है। आपने देखा होगा कि कईयों का खाना यहीं पे अटका रहता है। तो हमें इस चीज़ को डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू बाहर निकालना है। इसके लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा भी है, जिसको हम वमन, विरेचन और नसेकर्म और रक्त मोक्षण के थ्रू भी निकाल। लेकिन आप इसको घर पे होम रेमेडीज कैसे कर सकते हो? ड्यू टू फास्टिंग के थ्रू भी आप अपना वो कर सकते हो। जैसे किसी को बार बार कुछ कुछ खाने की आदत होती है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी खाते हैं तो उसको पचाने में 4 से 5 घंटे लगते ही लगते हैं। मतलब खाना जितना ज़रूरी है डाइजेस्ट उतने ज़्यादा ज़रूरी है। यस, यू आर राइट। ठीक है, तो ऐसे ही हमें डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए। जैसे आजकल लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, वो भी है। जैसे आपने अगर मॉर्निंग में खाना खा लिया है तो आपको बार बार कुछ कुछ नहीं इनटेक करना चाहिए। मतलब अगर मॉर्निंग जैसे आपको ब्रेकफास्ट सुबह 8 से 9 के इन बिटवीन कर लेना चाहिए। कोशिश करो 8 बजे तक हो जाए, लेकिन आपका जो आफ्टरनून का जो ब्रेकफास्ट है वो 2 बजे तक या 1 बजे तक हो जाए। तो मैं वही रात का खाना भी 8 बजे तक हो जाए, और जितना हो सके पानी इनटेक करिए, और जितना हो सके लो फैट प्रोटीन प्लांट बेस्ड फूड ले लीजिए, होल मल्टीग्रेन आटा ले लीजिए, ओके, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लीजिए, हाई एल्कलाइन डाइट ले लीजिए, वो सबको पता है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट डाइट लीजिए, डाइट ले लीजिए। उसके बाद जितना इंटेक कर सकते हैं आप वाटर इंटेक करिए, जितना हो सकते हैं योगा करिए। अगर ये नहीं है कि आपने कुछ खाया है, उसके आप फिजिकली वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, हमें जो भी किसी को अगर जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है या कोई भी डिजीज़ उत्पन्न होती है, उसका जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है वो हमारे पेट से होता है। Okay. क्योंकि पेट में ही हमारी इम्यूनिटी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसका कनेक्शन माँ की नाभि से होता है। Exactly. तो इम्यूनिटी जो भी इम्यूनिटी होती है वो हमारी नाभि में ही होती है। ओके, और जब भी एक मैं ये भी बताना चाहूँगी, जब आप नहाते हैं, जो डेली स्नान करते हैं, जब बात करते हैं, तो हमेशा पानी पैरों से नहीं डालना चाहिए। हमेशा पानी को पहले अपनी नाभि के अम्बिलिकल रीजन पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 से 2 मिनट उसको करना चाहिए, ताकि जो स्टमक में ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो, ब्लड का फ्लो अच्छे से हो, जिससे आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छे से होता है। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट मैम ने कहा है। अक्सर हम जब लोग नहाते हैं तो सीधा कई लोग तो शावर पूरा सिर पे दे देते हैं। तभी आजकल ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। यस, तो आप ये पॉइंट नोट कीजिए कि जब हम नहाते हैं सबसे पहले हम नवेल को भिगाना है, तो वो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। Yes. फिर उसके बाद हम कहाँ दे सकते हैं? उसके बाद आप कहीं भी बॉडी में डाल सकते हैं, बट Okay. पहले जो फोकस है वो हमारी नाभि पे होना नाभि। चाहिए। Yes. तो मैम से ये हम बात सुने, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच।